नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है, जहां खबर का चैप्टर विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले और आपको कोई घुमा ना सके। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को समझ भी आएगी, पसंद भी आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और फिर आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बता दूं आज पाठशाला में क्या क्या है। पीएम मोदी की एक और सर्जिकल स्ट्राइक का चैप्टर लेकर आया हूं। यह सबसे इंपॉर्टेंट सर्जिकल स्ट्राइक आज की तारीख की, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। महंगाई पर दुनिया का सरेंडर, मोदी की स्ट्राइक कैसे, इसको समझाऊंगा। महंगाई पर मोदी वर्सेस मनमोहन का चैप्टर भी खोलूंगा। पीएम मोदी के दिमाग में अगले 8 साल का प्लान क्या है। यासीन मलिक के गुनाहों का हिसाब मोदी ने कैसे किया, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा 19 बच्चों को मारने वाले भयानक शूटआउट का चैप्टर ये लेकर आया। लेकिन पाठशाला शुरू करते हैं और सबसे पहले महंगाई की बात करूंगा। किसका सरेंडर और किसकी स्ट्राइक, इसका चैप्टर खोलते हैं। पाठशाला में ग्लोबल महंगाई पर दुनिया के सरेंडर और भारत की स्ट्राइक का चैप्टर लेकर आया हूं। पहले कोरोना और अब रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया भर की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई। पूरी दुनिया महंगाई की मार झेल रही है। पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक कई चीजें सामने आई हैं। आज जब इस चैप्टर को खोल रहा हूं तो मैं आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि भारत में भी चीजें महंगी हुई। ऐसा नहीं कि महंगी नहीं हुई है, लेकिन जब हम देश के विषयों पर बात करते हैं, महंगाई पर भी बात करते हैं, तो पूरे परिप्रेक्ष्य में बात करनी होगी कि आज हम कहां खड़े हैं। यह वैसे ही है कि हो सकता है कि जब आपको इंक्रीमेंट लेटर मिले और आपको दिखे अरे 10% सैलरी बढ़ी है, मन में दुख हो सकता है। लेकिन जब पता चले कि पूरे दफ्तर के हालात खराब थे और ऐसे में बाकियों की तो 1-1, 2-2% का इंक्रीमेंट हुआ है, तब आपको पता चलता है कि आप कितनी बेहतर स्थिति में हैं। काम से मन कटता नहीं है, काम में मन लगने लगता है और आप कंपनी की बेहतरी सोचते हैं। वैसे ही आज की तारीख में महंगाई को आपको पूरे पर्सपेक्टिव में और देश के लिहाज से समझना होगा। ग्लोबल महंगाई दर जो यूएन की रिपोर्ट कह रही है, आपको देखना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है। महंगाई की बात कर रहे हैं और इस महंगाई में यूएन की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट ये कहती है कि 2022-23 के लिए 2022-23 के लिए जो दुनिया में महंगाई रहेगी वो प्रतिशत कितना रहेगा? 6.7%। दुनिया में महंगाई की दर मतलब करीब करीब 7% के आसपास रहेगी। जबकि 2010 से लेकर 2020 तक दुनिया में महंगाई की दर कितनी थी? दुनिया में यह होती थी 2.9%। अब यह आंकड़ा अपने आप में आपको बता रहा है कि जो दुनिया में महंगाई दर करीब 3% के आसपास होती थी, आज वो डबल हो चुकी है। डबल, यानी आप जो महंगी चीजें खरीद रहे होंगे वो आपके अकेले के हिस्से नहीं आई है। दुनिया में इस वक्त ये हालात है। कोरोना और रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। और हम क्या दुनिया से अलग हैं? हम क्या मंगल ग्रह पर रह रहे हैं? लेकिन जब दुनिया से कंपैरिजन कीजिएगा कि आप उस महंगाई के मार के बीच भी कितनी बेहतर स्थिति में है, तब आपको समझ में आएगा कि भारत किस स्थिति में खड़ा है। दुनिया के ताकतवर और इकोनॉमी के जो पावर होल्ड कहे जाते हैं, जहां इकोनॉमिक पावर है, वो उन देशों में भी महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। जैसे आप अमेरिका की बात कीजिए, अमेरिका में 40 साल में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई है। वहां पर महंगाई की दर 8.3% है। अमेरिका में 8.3%, 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रिटेन के अंदर 40 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, वहां 9% की दर से महंगाई चल रही है।
फ्रांस में 37 साल का रिकॉर्ड टूट गया, वहां महंगाई करीब करीब 5% है, 4.8%। जर्मनी में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है, वहां 7.4% के आसपास महंगाई है। कनाडा में 32 साल में सबसे ज्यादा महंगाई ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, 6.8%। जहां दुनिया भर में 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, भारत में चूंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल से महंगाई को लगातार कंट्रोल में रखा था, अभी भी सिंगल डिजिट में रखा है। यह 8 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, मतलब नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे ज्यादा महंगाई है। लेकिन आप दुनिया से कंपेयर कीजिए तो बेहतर स्थिति में है, और पिछली सरकार से कंपेयर करने पर क्या है वो अभी बताऊंगा। वहां भारत में अभी 7.8% के आसपास महंगाई है। अच्छा, जरा पड़ोस में देखिए आसपास क्या चलता है, जरा उसको भी देखना चाहिए ना। दुनिया के बड़े और ताकतवर देश ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों का हाल भी महंगाई से बेहाल है। पड़ोसियों का घर खंगालिए, पता चलेगा आप कितनी बेहतर स्थिति में। सबसे पहले श्रीलंका की बात कीजिए। श्रीलंका में महंगाई पिछले साल के मुकाबले 6 गुना बढ़ गई है। अप्रैल महीने में फूड इन्फ्लेशन श्रीलंका में 45% से ऊपर है, 45% से ऊपर। श्रीलंका में पेट्रोल की कीमत 1 लीटर 420 रुपया है, डीजल की कीमत 400 रुपए प्रति लीटर की चल रही है। आप कहेंगे वहां तो हालात खराब हैं, उसकी खुद की वजह से हैं, वहां वो यहां नहीं हो रहा है, इसलिए आपको बेहतर स्थिति में है आप। पाकिस्तान में क्या हालात है? वहां विदेशी मुद्रा भंडार खाली होकर 10 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया। इसी वजह से पाकिस्तान सरकार को लग्जरी आइटम के आयात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले 200 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान में रिटेल महंगाई दर 13.4% तक पहुंच गई। यह आपके पड़ोस में हो रहा है। नेपाल में देख लीजिए, यह भी पड़ोस में है। वहां रिटेल महंगाई दर 7.28% है, जो 5 साल में सबसे ज्यादा है। नेपाल में 1 साल में विदेशी मुद्रा भंडार 18% गिर गया है। पिछले 8 महीने में नेपाल का पेट्रोलियम इंपोर्ट बिल 2 गुना हो गया है। डर है कहीं नेपाल की भी हालत श्रीलंका जैसी ना हो जाए। तो इसलिए जब आपको कहा जाता है कि भारत में बहुत महंगाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा कि भारत में भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन दुनिया के मुकाबले आज हम बहुत बेहतर स्थिति में खड़े हैं, और आस पड़ोस के मुकाबले तो कहीं बेहतर स्थिति में खड़े हैं। महंगाई ने दुनिया के सामने बड़ा संकट ला दिया। दुनिया के बड़े देश महंगाई के सामने सरेंडर कर गए, क्योंकि महंगाई से जनता को राहत देने का मतलब है कि आप अपने खजाने पर चोट कीजिए। भाई सरकारी खजाना है, वहां पैसा जो है कैसे आएगा? भाई टैक्स आएगा तब आएगा। चीजें आप जनता को देंगे तो इधर से खाली होगा। और जो अर्थव्यवस्थाएं नीचे गई हैं, बड़े बड़े देश घबरा गए कि क्या करें, कैसे बैलेंस बनाएं, जनता पे पैसा खर्च करें या अपना जो अकाउंट है उसको बचाकर चले कि कहीं देश ही ना डूब जाए। लेकिन मोदी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने महंगाई के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पिछले कुछ दिनों में महंगाई को रोकने के लिए जो बड़े फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिए, वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। और आपको उन फैसलों को देखना होगा कि उसका कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ा है भारत के ऊपर। तो जो महंगाई पर स्ट्राइक की है नरेंद्र मोदी ने, जिसे आप सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं, उसके 5 अहम बिंदु आपको बता रहा हूं। पहला पॉइंट, गेहूं का इंपोर्ट रोक दिया नरेंद्र मोदी सरकार ने, माफ कीजिएगा एक्सपोर्ट रोक दिया। गेहूं का एक्सपोर्ट मतलब जो बाहर आप गेहूं भेजते थे प्राइवेट प्लेयर, उसको रोक दिया। इससे क्या हुआ? दुनिया भले त्राहिमाम कर रही है, क्योंकि भारत जो है वो गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दुनिया के लिए टेंशन खड़ी हो गई कि अगर भारत से गेहूं नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि इस बार गर्मी की वजह से और दूसरे कारणों से गेहूं का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, आप गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दीजिए, ताकि यहां पर गेहूं की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर ना चली जाए। तो यह पहली स्ट्राइक थी महंगाई पर। कम से कम रोटी खाते वक्त आपको श्रीलंका के दिन याद ना आए। दूसरा क्या किया? पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया। यह भी अपने आप में
बड़ा कदम है, ये देखते हुए कि सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी से आता है और वो एक्साइज ड्यूटी घटाई केंद्र सरकार ने, जो सीधे उसके अकाउंट में जाती थी, जो राज्यों से शेयर नहीं होती थी। राज्यों के शेयर वाला हिस्सा नहीं घटाया, उसका चैप्टर मैंने आपको विस्तार से बताया था। तो अपने हिस्से का शेयर घटाकर आम लोगों को राहत दी। तीसरी स्ट्राइक जो नरेंद्र मोदी सरकार ने की, वो की गैस सब्सिडी और खाद्य सब्सिडी ये देकर। इससे बड़ा फायदा उन लोगों को हुआ उज्ज्वला के तहत जिन्हें सिलेंडर मिले, गरीब लोग, उनके लिए, और जो खाद्य सब्सिडी है उससे देश के किसानों को फायदा हुआ। चौथी स्ट्राइक जो नरेंद्र मोदी ने की, बड़ा डिसाइसिव, वो इंपोर्टेड तेल जो था, इंपोर्टेड तेल जो मतलब बाहर से तेल आता था खाने का, उस पर कस्टम ड्यूटी हटा दी। कस्टम ड्यूटी हटी, तो बाहर से जो खाने का तेल आ रहा था वो सस्ता हो गया। और पांचवी बड़ी स्ट्राइक जो नरेंद्र मोदी ने की है महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए, चीनी, शुगर, चीनी का एक्सपोर्ट रोक दिया। यह भी अपने आप में बहुत बड़ा कदम है देश में महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए। ये 5 सर्जिकल स्ट्राइक थी महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए, और इसका इंपैक्ट जैसे जैसे दिखता चला जाएगा आपको नजर आने लगेगा कि जो महंगाई है वो कंट्रोल में तो रहेगी और नीचे आ जाएगी। स्टील और प्लास्टिक इंडस्ट्री को राहत देने के लिए कुछ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है। इसके अलावा आयरन ओर के निर्यात पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 50% बढ़ाई गई है, जिससे निर्यात कम हो और घरेलू जरूरतें पूरी हो सके। नरेंद्र मोदी सरकार ने जो कदम उठाए उनका असर यह हुआ कि दिल्ली में पेट्रोल जो पहले 105 रुपए का मिल रहा था, क्या आप देखिए, अगर दिल्ली में पहले पेट्रोल कितने का था, पेट्रोल देखिए पहले और अब का फर्क देख लीजिए। यह आपको दिल्ली का आंकड़ा बता रहा हूं, जो पहले 105 रुपए का मिल रहा था, 105.41 रुपीज, वो अब घटकर हो गया है सीधे 96 रुपए 72 पैसा 1 लीटर। डीजल जो मिल रहा था, वो डीजल पहले मिल रहा था दिल्ली के अंदर 96 रुपए 67 पैसे, और वो अब घटकर हो गया है 89 रुपए 62 पैसे। तो सीधे सीधे इंपैक्ट पड़ा है लोगों की जिंदगी पर। गेहूं का एक्सपोर्ट रोका, आपको यह बताया। अभी गेहूं की जो कीमत है वो है 30 रुपए किलो, रिटेल में आपको बता रहा हूं, 30 रुपए प्रति किलो। चीनी के दाम, चीनी पर भी एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। चीनी अभी 42 रुपए पर केजी है, 42 रुपया पर केजी। अभी ध्यान दे दिया कि कहीं इससे पहले कि श्रीलंका जैसे हालात ना हो। खाने का तेल आप देख लीजिए, सरसों का तेल देख लीजिए, सरसों का तेल आज की तारीख में 185 रुपए पर लीटर है, पैक वाला। रिफाइंड जो है वो 127 रुपए का है, 127 रुपीज ऑनलाइन प्राइस आपको बता रहा हूं। तो ये कदम जो उठाए उसका असर ये है कि ये अभी यहां पर है और धीरे धीरे देखिएगा और कंट्रोल में आ जाएगा। महंगाई कम करने के लिए मोदी सरकार ने कल ही 2 बड़े कदम और उठाए, उसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं। पहला बड़ा कदम 2 साल के लिए क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल जो होता है उसके आयात पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस जो लगता था वो भी हटा दिया। तो हर साल कुल 40 लाख मीट्रिक टन का आयात ड्यूटी फ्री हो जाएगा। इससे पहले इन कमोडिटी पर 5.5% का टैक्स लग रहा था। भारत अपनी जरूरत का 60% खाद्य तेल आयात करता है, 60% तेल। अब अगर वो तेल आएगा सस्ता तो आपके घर पहुंचेगा सस्ता, तो इसलिए सरकार ने वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। आपके किचन का बजट जो है वो कंट्रोल में आएगा अगर ये तेल सस्ता पहुंचेगा। दूसरा बड़ा कदम 1 जून से चीनी के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर उठाया गया। अक्टूबर नवंबर के फेस्टिवल सीजन में आपको चीनी महंगी ना मिले, इसके लिए यह कदम उठाया गया। भारत इस साल चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
सरकार ने चीनी निर्यात को 10 मिलियन टन तक सीमित कर दिया। इस साल भारत का चीनी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा रहा है। भारत अब तक 9 मिलियन टन चीनी निर्यात कर चुका है। भारत में चीनी 33 से 44 रुपए किलो के बीच बिक रही है, लेकिन चूंकि अभी कंट्रोल कर लिया तो इसलिए बाद में दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया की आर्थिक स्थिति पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में महंगाई पर भी चर्चा है और यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि भारत में दुनिया के मुकाबले महंगाई कम है। यह यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है। पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को छोड़कर दुनिया के लगभग सारे देशों में महंगाई बहुत ज्यादा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कम महंगाई की वजह से भारत की विकास दर बेहतर बनी हुई है। भारत की आर्थिक रिकवरी मजबूत रास्ते पर है। ज्यादा वैक्सीनेशन, कम सामाजिक पाबंदी और मजबूत वित्तीय नीति की वजह से 2022-23 में जीडीपी 6.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वित्तीय अशांति को झेलने के लिए भारत बेहतर हालात में है, यह यूएन कह रहा है। ऐसा भारत की मजबूत स्थिति और बैंकों की बैलेंस शीट में कम खतरे की वजह से। यह यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है दुनिया के बारे में और भारत के बारे में। जो लोग बढ़ती महंगाई को मोदी सरकार की नाकामी बता रहे हैं, उन्हें पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर केवी सुब्रमण्यम का बयान देखना चाहिए। केवी सुब्रमण्यम के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, मतलब जिस पर दुनिया भर में महंगाई मापी जाती है, जिसके तहत आपको जो चीज कितने में मिल रही है यह देखा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिसंबर में 6% पे था। दिसंबर में 6% पे था, जो अब रूस यूक्रेन का युद्ध जब पीक पे चला गया तो अब 7.5% पहुंचा। दुनिया की एडवांस अर्थव्यवस्था के मुकाबले यह बढ़त ज्यादा नहीं है, यह कह रहे हैं केवी सुब्रमण्यम। अमेरिका में महंगाई दर 8.5% पर है, जो 40 साल में सबसे ज्यादा है, जबकि पारंपरिक तौर पर अमेरिका में कितना रहता था? 2%। तो जहां 2% रहता था वहां 8.5% पर है। आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में महंगाई का क्या हाल है। देश में जो मौजूदा महंगाई दर है वो ग्लोबल फैक्टर की वजह से है। भारत ही एक लौता देश है जो सप्लाई साइड को सफल तरीके से मैनेज कर रहा है। यूपीए सरकार के दौरान रिटेल महंगाई दर डबल डिजिट में पहुंच गई थी, यह भी उन्होंने याद दिलाया। चूंकि उन्होंने यूपीए का जिक्र किया, मैं जरा आपको कंपैरिजन करके दिखाता हूं। महंगाई पर अगर आप देखेंगे कि क्या हालात थे उस वक्त और क्या हालात है अब, महंगाई पर कई लोग मनमोहन और मोदी सरकार की तुलना भी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त महंगाई दर कितनी थी, अब कितनी है? आरबीआई की रिपोर्ट हमने खंगाली। इस रिपोर्ट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई का एनुअल वेरिएशन आपको बताता हूं। यह महंगाई में जो हालात हैं, अगर आप देखेंगे मनमोहन सरकार और इधर मोदी सरकार। 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार आई थी और 1 साल हुआ था, तब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई दर 3.8% पर था। 2010 यानी यूपीए 2 का काल आते आते यह बढ़कर हो गई थी 12.4%। तो जो लोग आज महंगाई पर ज्ञान दे रहे हैं, जब दुनिया में 40 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है, तब भी हमारे यहां 7.5% पर है। 2010 में यह 12.5% पहुंच गया और 2013 में जब इनकी सरकार जाने वाली थी, उस वक्त यह महंगाई छोड़कर गए थे 10.4% के आसपास। यह आरबीआई का डेटा है। नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई 2015 में, तो पहले साल में उन्होंने महंगाई को रखा 6.3% पर, सिंगल डिजिट में। फिर 2018 तक यह महंगाई को खींचकर नीचे ले आए 3.1% पर। 2020 में कोरोना के संकट काल के बावजूद भी 7.5% पर महंगाई दर है और अभी अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में यह गया है 7.7% के आसपास। मतलब इनके 10 साल में डबल डिजिट में मामला चला गया था। 12.5% का पीक था। हालांकि उस वक्त भी कुछ ग्लोबल समस्याएं थीं, लेकिन उस ग्लोबल समस्या के बावजूद अमेरिका में 40 साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा था, लेकिन भारत में सारे रिकॉर्ड टूट के महंगाई 12.5% पे थी। नरेंद्र मोदी सरकार के वक्त एक बार भी डबल डिजिट क्रॉस नहीं हुआ है। जब सारी दुनिया
तबाही में फंसी हुई है महंगाई के, तब भी आप दुनिया में 7.5% पर महंगाई दर को रख पा रहे हैं। तो इसलिए बतौर देश आपको समझना होगा कि आज हम कहां खड़े हैं। यह वैसे है कि अगर ठंड का मौसम है आपके प्रदेश में तो सबको ठंड लगेगी बॉस। यह नहीं हो सकता कि मेरे लिए अलग से धूप आए, मेरे लिए अलग से गर्मी आए और थोड़ा स्वेटर पहनकर रहना पड़ेगा, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। हमने आपको गेहूं के दाम बताए थे। यहां पर यह साफ करना जरूरी है कि गेहूं के दाम थोक मार्केट में अभी 2300 रुपए प्रति क्विंटल है। रिटेल मार्केट में आटे की औसत कीमत 2880 रुपए प्रति क्विंटल से 3291 रुपए प्रति क्विंटल भी है। लेकिन इस महंगाई के दौर में भी जो लड़ाई भारत लड़ रहा है उसमें बतौर देश हम बेहतर कर रहे हैं, यह आपको समझना होगा। और सरकार जो कदम उठा रही है इससे उम्मीद रखनी होगी कि यह महंगाई दर आने वाले वक्त में और नीचे आएगी और जो भारत की ग्रोथ की दर है वो तेजी से ऊपर जाएगी। पाठशाला में अब पीएम मोदी के 8 साल पूरे होने पर जो हम स्पेशल सीरीज चला रहे हैं उसका चैप्टर। आज हम पीएम मोदी के विजन की बात करने वाले हैं, जिसमें पिछले 8 साल में क्या टारगेट पूरे हुए और अगले 8 साल में पीएम मोदी के क्या प्लान हैं, इसके बारे में आपको बताता हूं। पीएम मोदी अपने विजन को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जापान की 40 घंटे की यात्रा में दुनिया के 3 बड़े नेताओं से मुलाकात और 23 बैठकों के बाद कल रात पीएम मोदी जापान से भारत रवाना हुए। तकरीबन 9 घंटे की यात्रा के बाद पीएम मोदी आज सुबह तकरीबन 4 बजे भारत पहुंचे। 3 दिन की थकाऊ यात्रा के बाद भी आज सुबह ही उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुला ली और बिना थके बिना रुके काम में जुट गए। 2014 से ही पीएम मोदी भारत को महाशक्ति बनाने का विजन रखते हैं। पीएम मोदी के 8 साल के विजन से भारत ने क्या हासिल किया, आपको वो भी बताता हूं। क्या क्या 8 साल में हुआ है। जो भारत की जीडीपी है, अगर आप देखेंगे 8 साल में अगर आप देखेंगे तो क्या स्थिति है वो देखिए। मोदी सरकार के 8 साल, ठीक है। 2013-14 में जो जीडीपी थी भारत की, जीडीपी वो कितनी थी? 113.45 लाख करोड़ थी। ये भारत की जीडीपी 2013-14 में होती थी। आज की तारीख में 2021-22 में यह बढ़कर कितनी हो चुकी है आपको पता है? 236.44 लाख करोड़ की। यानी बीते 8 साल में करीब करीब हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी जो है वो डबल हो चुकी है नरेंद्र मोदी सरकार के इस 8 साल में। जो एफडीआई थी, अगर आप वो देखने जाएंगे, वो 2014 में जो एफडीआई थी भारत की वो थी 3.5 लाख, यानी 3,50,000 करोड़ की। इतनी हमारे पास एफडीआई मौजूद थी। आज की तारीख में 2022 में जो भारत की एफडीआई है वो बढ़कर हो चुकी है 6,47,000 करोड़ की। कोरोना के संकट काल के बावजूद करीब करीब पिछले 8 साल में डबल के आसपास का मामला है। 2014 में प्रति व्यक्ति आय अगर आप देखेंगे, मतलब एक आदमी की आय कितनी मानी जा रही थी, 2014 में यह आंकड़ा बैठता था 69,959 रुपए सालाना। और 8 साल बाद, जब नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल हो चुके हैं, 2022 यह बढ़कर हो चुकी है 1,49,848 रुपए सालाना। यानी यहां भी डबल से ज्यादा की बढ़ोतरी है बीते 8 साल के अंदर।
ये 8 साल में हुआ है। 2014 में अगर आप देखेंगे सेंसेक्स, 2014 में सेंसेक्स कितने पे था? 25,000 पॉइंट पे था, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए ही थे। 2022 में जो सेंसेक्स है हमारा, वो बढ़कर पहुंच चुका है 53,749 पॉइंट पर। मतलब डबल से भी ज्यादा 8 साल में सेंसेक्स में जंप आया है। मैसिव है ये। 2013 में डिजिटल लेन देन देखिए, 2013-14 में जो डिजिटल लेन देन भारत में होता था, वो करीब 127 करोड़ का था, 127.7 करोड़ का। ये डिजिटल लेन देन है। 2021-22 में जो देश डिजिटल लेन देन कर रहा है, ये आंकड़ा बढ़कर हो चुका है 7,422 करोड़ रुपए का। जो हर वक्त आप कहते हैं कि मोबाइल से ट्रांसफर कर दें, ये नए युग में भारत घुस गया है बीते 8 साल में। कहां 127 करोड़ का एनुअल डिजिटल लेन देन और कहां 7,422 करोड़ का। ये नया भारत, इतने ट्रांजैक्शन है, माफ कीजिएगा, ये 127 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए थे, वो अब बढ़कर 7,422 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए। इसको अब आप रुपए में करने जाइएगा तो और भयंकर हो जाएगा आंकड़ा। वो एक सुधार कर दिया मैंने। 2014 में अगर आप स्टार्टअप देखेंगे, अब आइए स्टार्टअप पर। 2014 में जो स्टार्टअप था, वो 500 से कम स्टार्टअप थे देश के अंदर। 2022 में आज की तारीख में 61,400 से ज्यादा स्टार्टअप है। 61,000, कहां 500 स्टार्टअप थे। मतलब लोग हिम्मत ही नहीं जुटाते थे कि अपना काम शुरू करें। कई तो यूनिकॉर्न बन गए, कई बड़ी कंपनियां बन गए, और 2022 में 61,400 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। आत्मनिर्भर भारत जिसको कहते हैं, अपने बूते अपनी जिंदगी चलाना, दूसरों को रोजगार देना। और आप बताइए, अगर बिजनेस बेहतर करने के लिए माहौल ना बना होता, प्रोत्साहन ना मिला होता, तो ये कौन घुस रहा होता है? लोग कहते हैं छोड़ो यार, नौकरी करो। लेकिन देश में चीजें बीते 8 साल में बदली। निर्यात देखिए, निर्यात की क्या स्थिति है। एक्सपोर्ट भारत कितना कर रहा है। 2014 में जो भारत निर्यात करता था, वो करीब 36 लाख करोड़ का था। ठीक है, 36 लाख करोड़। 2022 में करीब जो है ये 52 लाख करोड़ हो चुका है। कहां 36 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे, कहां हम बीते 8 साल में सीधे 52 लाख करोड़ पर आ गए। 26 लाख करोड़ का जंप है ये, नहीं माफ कीजिएगा, 16 लाख करोड़ का जंप है। अच्छा, अभी एक दर्शक हमसे पूछ भी रहे थे, टीम को मैसेज आया कि उन्होंने पूछा कि एफडीआई क्या है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो विदेशी निवेश भारत में आता है, वो कितना रिकॉर्ड ऊपर गया है, वो आपको बता रहा था। अब आप कहेंगे कि भाई ये तो देश में बदलाव आया बीते 8 साल में। हम जब इवैल्यूएट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8 साल में जो किया, उससे देश में क्या बदला। आप कहेंगे कि मेरे जीवन में क्या बदला, एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आया 8 साल में, यह भी आपको बताता हूं। 2014 से 2022 तक सरकारी योजना से 3 करोड़ घर बने। 3 करोड़ घर लोगों को मिले, बने। 2014 से 22 तक 29.54 करोड़ जनधन खाते खुले। मतलब 29.29 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले, उनके पास अपना अकाउंट है। तो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, अब इधर उधर कहीं नहीं जाता, सीधा अकाउंट में जाता है। 2014 से 2022 तक उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन 9 करोड़ 17 लाख हो गए। 9 करोड़ 17 लाख लोगों के पास सिलेंडर पहुंचा। 2014 तक सरकारी योजना से शौचालय बने थे 6 करोड़ 25 लाख। आज की तारीख में 2022 तक सरकारी योजना से शौचालय बन गए हैं 17 करोड़ 15 लाख।
ये आम आदमी की जिंदगी में बदलाव आया है कि कम से कम शौचालय जो एक सम्मान होता है कि कम से कम एक प्रिवेसी में आप जो है वो नित्य क्रिया का निपटारा कर सके, वो आपको सम्मान तो मिल रहा है। महिलाओं के लिए गांव में कितनी बड़ी बात होती थी कि अंधेरा होगा तब शौच करने जाएंगे, आज उस चीज से मुक्ति मिली है। 2014 तक घरों में इंटरनेट कनेक्शन 25-26 करोड़ के आसपास था। 2022 तक घरों में इंटरनेट कनेक्शन 65-66 करोड़ के आसपास लगभग पहुंच गया। 2014 तक गांव में बिजली कनेक्शन 5,72,551 था। 2022 में गांव में बिजली कनेक्शन जो है वो बढ़कर 5,97,464 हो गया। 2014 तक हाईवे 91,287 किलोमीटर के बने थे। 2022 में ये बढ़कर 1,64,694 किलोमीटर बन गए। 2014 तक यूनिवर्सिटी देश में 723 थी। 2022 में यूनिवर्सिटीज बढ़कर 1,043 हो गई। मतलब लोगों के पास पढ़ने के लिए विकल्प है बेहतर। 2014 तक 16 आईआईटी देश में थे, आज की तारीख में 23 आईआईटी हो चुके हैं 2022 में। 2014 में 8 एम्स थे देश के अंदर, 2022 में यह बढ़कर 20 एम्स तक पहुंच गया आंकड़ा। पीएम मोदी का 8 साल का कामकाज आपको दिखा रहा था, एक इवैल्यूएशन कर रहे हैं ये सरकार कैसा काम कर रही है, लोगों को क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन अगले 8 साल का विजन क्या है उनके पास, 2030 तक अगले 8 साल का टारगेट क्या है, यह भी समझ लीजिए। 2030 से पहले भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना यह नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है। अगर कोरोना का संकट ना आया होता तो यह लक्ष्य शायद पहले अचीव होता, लेकिन बावजूद उसके वो लक्ष्य रखा है उन्होंने, जो चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा भारत को। भारत अभी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, यूके के बाद 6ठे नंबर पर है। भारत के हर सेक्टर में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना उनका लक्ष्य है। 2025 तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, यह भी उन्होंने टारगेट रखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना दो कि कोई स्टार्टअप खोले या बाहर से एफडीआई आए और यहां कुछ निवेश करना चाहे उसको हिचक ना। 2030 तक भारत में 6G, 5G अभी आने वाला है, उससे एक कदम और 6G भी शुरू हो जाएगा, यह नरेंद्र मोदी ने लक्ष्य रखा है। अगले 15 साल में इकोनॉमी में $450 अरब का अतिरिक्त योगदान देगा ये 6G अगर आ जाएगा तो, 5G और 6G। भारत सरकार ने 2025 तक भारत के हर गांव में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। 2014 से पहले देश के सिर्फ 60 गांव में ऑप्टिकल फाइबर के जरिए इंटरनेट कनेक्शन था। अब देश के 2.5 लाख पंचायत में ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। स्वच्छ पर्यावरण के लिए 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल कर लेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन भी 40% घट जाएगा। ग्रीन एनर्जी के लिए पीएम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू कर चुके हैं। 2030 तक भारत 50 लाख मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने लगेगा। 2030 तक पेट्रोल में बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग 20% तक होने लगेगी, यानी जो एथेनॉल मिलाने की बात है वो और बेहतर हो जाएगी। इससे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। 2014 में बायोफ्यूल ब्लेंडिंग 1.4% पे थी, जो अभी बढ़कर 10% हो गई। 2030 तक का टारगेट है कि इसको 30% कर दें। 30% प्राइवेट कार, 70% कमर्शियल कार, 40% बस और 80% 2 और 3 व्हीलर्स की जगह पर सड़क पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ जाएंगी। 2030 तक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के सड़क पर उतरने से भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम होगी। इससे तेल आयात में करीब 20 लाख करोड़ रुपए बच जाएंगे। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग के लिए चीन ने अब 8 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाए। भारत में अभी सिर्फ 1,742 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। इसे चीन के लेवल तक ले जाने का टारगेट है, क्योंकि भाई चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी क्यों खरीदेगा, पता चला बीच रास्ते में आप लटक गए। वहां 8 लाख बन गए, यहां भी 1,500, लेकिन कम से कम ये 1,500 और वो 8 लाख 6 लाख तक पहुंचाने का टारगेट है, उस दिशा में सोचा जा रहा है। 2030 से पहले भारत सेमीकंडक्टर में ग्लोबल लीडर बन जाएगा। सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए कंपनियों से 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव आए थे। 2030 तक भारत ग्लोबल ड्रोन इंडस्ट्री का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। 2030 तक भारत 2 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करेगा।
2015 से 2019 के बीच 23 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए गए, जिससे खेती में केमिकल्स का प्रयोग 8 से 10% घटा है और प्रोडक्टिविटी 5 से 6% बढ़ी। मलेरिया मुक्त होने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2030 तक भारत ने खुद को मलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। 2027 में मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलने लगी। 2017 में पीएम मोदी और जापान के पीएम शिंजो आबे ने बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी थी और 2022 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन महाराष्ट्र में भूमि अधिग्रहण में देरी की वजह से बुलेट ट्रेन परियोजना में देरी हो रही है। तो यह देश ने क्या किया है और क्या करेगा, यह आपको बताया। अब आप सोचेंगे कि पीएम मोदी ने देश के लिए इतने बड़े सपने देख तो लिए, क्या इन सपनों के पूरा होने तक वो पीएम रहेंगे? तो इसका जवाब कुछ दिन पहले खुद पीएम मोदी ने दिया। उन्होंने क्या कहा था, एक बार आपको सुनवाना चाहता हूं। मुझे एक दिन एक बहुत बड़े नेता मिले थे, वरिष्ठ नेता हैं। वैसे हमारे लगातार विरोध भी करते हैं, राजनीतिक विरोध भी करते रहे, लेकिन मैं उनका आदर भी करता रहता हूं। तो कुछ बातों के कारण उनको थोड़ा सा राजी नाराजी थी, तो एक दिन मिलने आए तो कहा, मोदी जी ये क्या करना है, 2-2 बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? उनको लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया मतलब बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है मोदी किसी अलग मिट्टी का है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि मेरा अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, वो शायद इसी संदर्भ में कह रहे थे कि अभी तो देश ने बहुत सारी चीजें की हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन देश ने एक और चीज की, जरा उनका न्याय करना शुरू किया है, जो अब तक ये सोचते थे कि उनके साथ कुछ नहीं होगा। पाठशाला में अब यासिन मलिक का चैप्टर खोलता हूं, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चीफ यासीन मलिक को टेरर फंडिंग के 2 मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। पटियाला हाउस कोर्ट ने यासीन मलिक को कुल 9 धाराओं में सजा सुनाई। इसके अलावा यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया गया है। धारा 120B के तहत 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना, धारा 121 में उम्र कैद और 10,000 जुर्माना, 121A में 10 साल सजा और 10,000 जुर्माना और यूएपीए की धारा 13 में 5 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगा है। इसी यूएपीए की धारा 15 में 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। यूएपीए की धारा 17 में उम्र कैद और 10 लाख का जुर्माना लगा है। यूएपीए की धारा 18 में 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगा है। यूएपीए की धारा 20 में 10 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना और यूएपीए की धारा 38 में 5 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगा है। यूएपीए की धारा 39 में 5 साल की सजा और 5,000 का जुर्माना लगा है। यासिन मलिक के खिलाफ टेरर फंडिंग का जो केस था, उसमें एनआईए की जांच में पता चलता था कि जुलाई 2016 में बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर में 4 महीने तक हिंसा फैलाने में यासिन मलिक के बनाए जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप का हाथ था। यासिन मलिक ने 2016 में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शनों का जो प्लान बनाया था, उसमें पत्थरबाजी के 89 मामले शामिल थे। यासिन मलिक के घर पर एनआईए की जो रेड पड़ी थी, उसमें एक नोट मिला था जिसमें अलग अलग आतंकवादी संगठनों के लोगों के साइन थे। कोर्ट में यह बात कही गई कि यासिन मलिक ने ऐसा सेटअप बनाया था जिससे कश्मीर में आजादी के नाम पर पूरी दुनिया से रकम जुटाई जा सके। कश्मीर के एक कारोबारी जहूर अहमद बटाली के जरिए हवाला कारोबार से पाकिस्तान आईएसआई से पैसे लिए गए। यूएई में शेल कंपनियां बनाई गई और पैसा अलगाववादियों तक पहुंचाया गया। एनआईए के मुताबिक यासिन मलिक ने न सिर्फ पाकिस्तान से रकम जुटाई, बल्कि 15 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी भी कश्मीर में खरीदी। यासिन मलिक लगातार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और यासिन मलिक की पत्नी, जो पाकिस्तानी नागरिक है, वो पाकिस्तान में आईएसआई की बेहद करीबी है। 2014 से पहले शायद आपने टेरर फंडिंग शब्द की उतनी चर्चा भी नहीं सुनी होगी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आतंक के इकोसिस्टम पर चोट की गई, जिसमें आतंक के हमदर्दों का हिसाब किताब किया जाने लगा। इसी में टेरर फंडिंग पर भी मोदी सरकार ने स्ट्राइक की। 2017 में मोदी सरकार ने कश्मीर में टेरर फंडिंग के केस ओपन किए।
इनकी जांच एनआईए को सौंपी। एनआईए ने इस पर एफआईआर दर्ज की। फिर एफआईआर में यह कहा गया कि कश्मीर में अलगाववादियों को पाकिस्तान में हाफिज सईद और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों से पैसा मिलता है। पाकिस्तान के आतंकियों से मिली रकम से अलगाववादी कश्मीर में पत्थरबाजी करवाते हैं, स्कूलों में आग लगवाते हैं, हड़ताल करवाते हैं और विरोध प्रदर्शन करवाते हैं। इन्हीं केस में एनआईए ने यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी और शब्बीर शाह जैसे अलगाववादियों को गिरफ्तार किया और इन्हें जेल में डाल दिया। 2014 से पहले इन्हीं यासिन मलिक जैसे लोगों को खुली छूट थी, इन्हें कोई हाथ नहीं लगाता था। यहां तक कि इन्हें पीएमओ में बुलाकर बात की जाती थी। तस्वीरें हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस वक्त थे और यासिन मलिक के साथ मुलाकात हो रही। दूसरी सरकारों में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि खाली इन्होंने किया। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी सरकार की एक बड़ी स्पष्ट नीति थी कि अलगाववादियों से बात नहीं होगी। इनका क्या स्टेक है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 2006 की है। तब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में आतंकी यासिन मलिक से मिल रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं, जिसे आज सजा हुई है टेरर फंडिंग मामले में। और ये कोई ऐसा नहीं कि 2016 का मामला है इसलिए चलिए तब तो मनमोहन सिंह को नहीं पता। ये आदमी क्या है, इसकी रग रग से दुनिया वाकिफ। मनमोहन सिंह की सरकार रही हो या उससे पहले की सरकारें रही, उन सब में एक बात कॉमन थी कि सब में यह सोच भर दी गई कि ये कश्मीर पर बात करना है तो अलगाववादियों से बात करना जरूरी है। अटल जी की सरकार के वक्त भी ऐसा नहीं था कि अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो अलगाववादियों से एकदम अलग हो गए थे। और उनसे पहले भी यह था कि अलगाववादियों को तो साथ लेकर चलना ही होगा, वरना कश्मीर में कुछ हो ही नहीं सकता। एक सोच बना दी गई थी कि यही करना ही है, इन लोगों के बिना नहीं हो पाएगा कश्मीर में कुछ, ये लोग रहेंगे साथ तभी कश्मीर में हल निकल सकता है, जब अलगाववादियों से बात होगी तभी हल निकल सकता है। इतने साल सब बात करते रहे, कोई हल नहीं निकला, लेकिन इन लोगों को इतना इंपॉर्टेंट बना के छोड़ दिया गया था कि बिना इनसे बात किए नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मामले में सोच सबसे अलग है। अलगाववादियों पर उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रही। उनकी साफ नीति है कि अलगाववादियों का स्टेक कश्मीर में नहीं है, आम लोगों का स्टेक है। कश्मीर के आम लोगों की बेहतरी पर फोकस करना चाहिए, न कि अलगाववादियों से बातचीत पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कश्मीर के असली स्टेक होल्डर वहां की जनता है, ना कि वो अलगाववादी जिनके बारे में यह सब साबित हो चुका कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर में हिंसा फैलाते हैं और कश्मीर के लोगों के बच्चों के हाथ में पत्थर देते हैं। यहां एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जो लोग कहते थे कि 1990 के दौर में जब कश्मीरी हिंदुओं का पलायन हुआ तो वहां के बहुसंख्यक उनके साथ थे, मतलब कुछ ही लोग थे जो विरोध में थे कि यहां से कश्मीरी हिंदू चले जाएं, बाकी सारे वहां जो लोग थे वो सब साथ में थे कि नहीं इनको नहीं जाना चाहिए। वो लोग आज क्या कहेंगे जब यासिन मलिक को सजा सुनाने से पहले कश्मीर में आज नारेबाजी हुई है? ये कौन लोग हैं? वहां पत्थरबाजी की लोगों ने कि यासिन मलिक को सजा क्यों हो रही? सीधा सवाल है कि जो लोग कश्मीरी हिंदुओं के साथ होने का दावा करते हैं वो कश्मीरी हिंदुओं के गुनहगार यासिन मलिक का साथ कैसे दे सकते हैं? अगर आप कश्मीरी हिंदुओं के साथ थे और यह आदमी आतंकवादी है तो इसको सजा होने पर आपको मिठाई बांटनी चाहिए थी, जो जम्मू में बटी लेकिन कश्मीर में नहीं बटी। वहां कुछ लोगों ने आज भी पत्थरबाजी की। क्यों? यासिन मलिक को सजा का ऐलान कर दिया गया, इसी के साथ खुफिया विभाग ने सुरक्षा अलर्ट भी जारी कर दिया। खुफिया एजेंसीज ने दिल्ली पुलिस को 6 से 7 अलर्ट दिए, जिसके मुताबिक यासिन मलिक की सजा के विरोध में दिल्ली एनसीआर में आतंकी हमला किया जा सकता है। जिस दिन यासिन मलिक को एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराया था, उस दिन भी सुरक्षा एजेंसीज ने अलर्ट जारी किया था। सोचिए ये आदमी कितना खतरनाक है कि इसको सजा हो रही है तो अलर्ट जारी करना पड़ रहा है कि टेररिस्ट अटैक हो सकता है, और यह आदमी कह रहा है मेरा कोई टेररिज्म से लेना देना नहीं है। इसके समर्थक कह रहे हैं कोई टेररिज्म से लेना देना नहीं है। अरे भाई, तो कोई इस आदमी को सजा हुई तो टेररिस्ट अटैक का अलर्ट कैसे आ रहा है? आपको हमको किसी को सजा हो जाए तो कोई टेररिस्ट अटैक का अलर्ट आता है? इसको सजा हो गई तो टेररिस्ट अटैक का अलर्ट आ रहा है। कैसे? इसके दोस्त होंगे टेररिस्ट तभी ना, इसका कनेक्शन होगा तभी ना। अलर्ट के मुताबिक यासिन मलिक के समर्थक और उसके करीबी आतंकी संगठनों के चीफ पाकिस्तान में बैठे बैठे दिल्ली एनसीआर पर आतंकी हमले की योजना बना रहे हैं। इस अलर्ट के बाद दिल्ली में एंटी टेरर मेजरमेंट लिए जाने लगे। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, खासतौर पर दोपहिया गाड़ियों की,
जो बिना नंबर प्लेट की हैं या फिर उनकी नंबर प्लेट संदिग्ध लग रही है। लेकिन यह अभी शुरुआत है। कम से कम आज की तारीख में ऐसे लोगों को सजा तो हो रही है। और जो लोग ये तर्क देते हैं कि उसने तो बंदूक छोड़ दी थी तो अब उसको सजा देने का क्या मतलब है? बॉस, कभी सोचिएगा कि ऐसे तो फिर लोग कहेंगे कि निर्भया के साथ जो रेप हुआ उसके बाद उसके गुनहगारों ने कभी रेप नहीं किया तो उनको सजा नहीं होनी चाहिए। वो तर्क देने से पहले सोचिए क्या बोल रहा है। इस तर्क के हिसाब से तो कोई कहेगा कि संजय दत्त को भी सजा नहीं होनी चाहिए थी। 90s में बंदूक मिली थी, उसके बाद तो कुछ मिला नहीं। उसके बाद तो वो आदमी बेचारा फिल्में ही कर रहा था। किसी ने एक बार किसी पे गाड़ी चढ़ा दी, उसके बाद रोज तो गाड़ी चढ़ाता नहीं है, तो उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक आतंकी को डिफेंड करने के लिए किस लेवल पर ये लोग चले जाते हैं, आपको सोचना पड़ेगा। और ये इसी देश में होता है। लेकिन देश बदल रहा है और यासीन मलिक जेल में सजा काट रहा है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल रात 8:55 पर मुलाकात होगी।